Hello my dear students, this is Chetan sir. So today I am going to start my new episode, fourth episode on electric charges and fields. So before starting, let me welcome you all. Welcome to my YouTube channel Physics Indian Professor. Welcome back. So dear students, today I am going to start a concept called usage of modern concept of matter in इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये जो मॉडर्न फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे यूसेज कर सकते हैं एंड व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दैट। द नेसेसिटी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है और वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ऑफ द बेसिक्स को कैसे कंसेप्ट्स में, डेरिवेशंस में और प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो बच्चों, आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजें सीखते जाएंगे। एपिसोड 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो प्लीज इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला वाला कंसेप्ट है हमारा जो 12 पॉइंट से बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूं हेडिंग लिखूंगा जो हमारा है पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। So basically it talks about static electricity. तो एपिसोड 4 हमको ये लिखना नहीं भूलना है ताकि हम क्या क्या कंसेप्ट करते जा रहे हैं वो चीज समझें और हमारा विषय क्या है उससे ना भटके। ठीक है, तो ये जो एपिसोड 4 है बहुत ही मजेदार होने वाला है बच्चों। तो देख लो, पहला वाला जो कंसेप्ट है एपिसोड 4 का वो है आपका यूसेज ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट्स। ठीक है, वो भी किसका? ऑफ मैटर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हमको इसका मीनिंग तो पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। मतलब जो चार्जेस रेस्ट पे हो और उस ब्रांच के साथ फिजिक्स के ये अगर डील करता है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, यूसेज ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट्स मतलब जो भी कंसेप्ट मॉडर्न फिजिक्स में मिलेंगे किस पे? मैटर पे। मैटर क्या होता है? मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, अगर कोई चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो कोई चीज एंड हैविंग मास, और इस चीज के पास मास हो तो हम उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, कोई चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और उसके पास मास हो तो उसको हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो ये जो मैटर है इसके ऊपर हमने मॉडर्न कंसेप्ट्स बना लिए, मॉडर्न फिजिक्स बना लिया, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही इजी बन गई। तो उन कंसेप्ट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और डेरिवेशन समझने के लिए, पुराने कंसेप्ट्स को इजी तरीके से समझने के लिए हमने मॉडर्न कंसेप्ट्स यूज करा। ठीक है, चलो, तो इट कैन बी अंडरस्टूड विद द 12 पॉइंट्स फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, फाइन, दैट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्या? ऑल मैटर, क्योंकि मैटर तो पता है क्या है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी इस वर्ल्ड में मैटर्स हैं, जैसे कि अभी मेरे हाथ में तो 2 है, ठीक है, एक है आपका डस्टर और दूसरा है पेन। तो ये जो है नॉन लिविंग मैटर है। अगर मेरे को मैं कंसिडर करूं, आई विल बी कॉल्ड एज लिविंग मैटर। ठीक है, क्योंकि मैं स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं और उसके साथ साथ मेरे पास मास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल 3 मिल गया। चौथा वाला तो ये आप डस्टर ये ले लो, बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड,
ये भी तो मैटर है लेकिन नॉन लिविंग है। तो सारों में क्या मिलेगा हमको? एटम्स मिलेगा। ठीक है, तो सारे मैटर एटम से कंसिस्टेड रहेंगे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड रहेगा कहां पे? एट द सेंटर। उसको क्या बोला जाएगा? एट द सेंटर इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। मतलब कोई भी एटम का सेंटर वाला हिस्सा होता है, हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ये किससे चार्ज रहता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो रहते हैं वो क्या होते हैं? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहला वाला हमको पॉइंट क्या मिला? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एट द सेंटर न्यूक्लियस इज लोकेटेड। मीन्स ये जो एटम है ये सारे मैटर में रहता है और एटम के जो बीच में है वो हमें न्यूक्लियस मिलता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है हमको रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट पॉइंट। अभी हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट न्यूक्लियस। Nucleus consisted of two subatomic particles। ठीक है, एटम के जो और भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे। एंड हमने कहा है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा, वो है आपका प्रोटॉन। एंड विद द प्रोटॉन there will be another particle which is having no charge। ठीक है, इसका कोई ना तो पॉजिटिव रहेगा ना तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये टुगेदर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियॉन्स बनाएंगे। This is our second point. Second point of what? Modern concept of matter, which is used in electrostatics. ठीक है, ये अपना सेकेंड पॉइंट बना। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट किस चीज के बारे में बात करता है पता है? एटम में जो बेसिक हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्टिंग के 3 होते हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन उसमें बेसिकली हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले 3 हैं। एक है आपका प्रोटॉन, ठीक है, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो तीनों के मासेस को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। किसमें? थर्ड पॉइंट में। सो मास ऑफ द प्रोटॉन कैन बी असाइन्ड विद द सिंबल m to the base p is equals to 1.673 इंटू 10 to the power। ठीक है, 10 to the power क्या आएगा? -27 kg। ये क्या है? ये मास ऑफ द प्रोटॉन। वैसे ही मास ऑफ द न्यूट्रॉन। सो इट कैन बी सिंबलाइज्ड विद m to the base n is equals to, बस वेरिएशन यहाँ पे आएगा, मतलब 2 ऐड होगा यहाँ पे। कितना? 0.002 मतलब 1.675 देखो इंटू 10 to the power -27 kg। So this is the mass of neutron and mass of the electron। ठीक है, mass of the electron it can be symbolized with the m to the base e and the value of the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg। So हमने अब तक 3 पॉइंट्स बना लिए। ठीक है, so इसको हम रब करते हैं। Now the fourth point, which is very much important one। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये फोर्थ पॉइंट है क्या? So this is the smallest
charge available in nature। मतलब क्या मैं बात कर रहा हूं, ये जो चार्ज है, ये पॉइंट बना रहा हूं मैं स्मॉलेस्ट चार्ज पे बना रहा हूं। सो स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल इन नेचर इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, the smallest charge available in the nature is the charge present on electron, that is how much, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये आपका सबसे छोटा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये आपका फोर्थ पॉइंट बन गया। अभी फिफ्थ पॉइंट जो देखेंगे ठीक ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन करेगी। क्या, सिंबल का, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे हमको प्लस मिलेगा। तो चलो फिफ्थ पॉइंट बना लेते हैं जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन इज द चार्ज present on the electron, but the difference is of nature, or you can also call as sign। ठीक है, ये जो साइन था इलेक्ट्रॉन पे, क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमने चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब E माइनस लिखो, या आप इसको Q माइनस लिख सकते हो। तो इसको आपने कैसे लिखा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये वाला आपने चार्ज लिखा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम E प्लस लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, या तो C लिख दो, या और छोटा सी लिख के पूरा यूनिट का नाम लिख डालो, कूलम, द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, इट इज ऑल अबाउट, सिक्स्थ पॉइंट किस चीज के बारे में, अभी मैंने एटम को कंसीडर करा और बोला मैंने कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी हम किसी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह रहे हैं, और समझो कि ये एटम जो है किसी मैटर का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं इस मैटर के अंदर। ठीक है, और इन्हीं एटम्स में से कोई एटम का मैंने डायग्राम यहाँ पे दिया है, समझो। अगर मैं किसी एक एटम की प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रहा हूं तो वो प्रॉपर्टी सारे एटम्स को अप्लाई करती है। ठीक है, फाइन। नाउ इमेजिन दैट मैं ये पहले वाले एटम के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे जूम करा है। सो इट इज हैविंग न्यूक्लियस, फाइन। सो दिस इज न्यूक्लियस and it is carrying electrons which is revolving in the orbits. Now what I am trying to say here, I am trying to talk about atomic number। ठीक है, तो ये जो एटम है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, ठीक है, प्रोटॉन जो है 10 है समझ लो, मान के चलो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are also in equal numbers. We are not going to make any kind of consideration with the neutron. हम न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक, so we are only going to talk about protons and electrons. So when number of protons are equal to the number of electron inside this atom, so such type of atom can also be called as electrically neutral atom. And when such type of atoms is present inside a matter, then we can say that this body is electrically neutral
charged. Means this body is carrying no charges. This body is electrically neutral. अगर हम किसी एक एटम के बारे में बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वो एटम किसी बॉडी का हिस्सा है, तो हम कह रहे हैं एक एटम की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो प्रॉपर्टी सारे एटम्स को अप्लाई करती है. तो हम कह सकते हैं उसके द्वारा कि ये जो बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली चार्ज्ड है और इसमें कोई चार्जेस नहीं है. सो दिस इज 6th पॉइंट. Now I am going to make the 7th point. Fine. तो 7th point क्या है? न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज. ठीक है, कोई न्यूट्रॉन है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है और एटम का हिस्सा है, तो उसके अंदर जो चार्ज होता है वो कोई चार्ज नहीं होता. लेकिन न्यूट्रली चार्ज बॉडी और न्यूट्रॉन में फर्क है. न्यूट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूक्लियस का हिस्सा होता है, लेकिन न्यूट्रली चार्ज बॉडी वो क्या होता है? एक बॉडी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होती है. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी का जो कंसेप्ट है उसमें हम न्यूट्रॉन बीच में कहीं पे भी नहीं लाते हैं. ये जो न्यूट्रॉन वाला कंसेप्ट है इसको हम सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में ले लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर न्यूट्रॉन कंसेप्ट. इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी चार्ज कंसेप्ट. ठीक है, तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल चार्ज है मतलब वो बॉडी न्यूट्रल है, उसको हम न्यूट्रॉन नहीं कह सकते. न्यूट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम. ठीक है, चलो नाउ 7th पॉइंट हमको समझ में आया. हमने बोला न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज. अभी 8th वाला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं. द बॉडी इज considered as charged body only when it is having less number of, ठीक है, देख लो, electrons or more number of इलेक्ट्रॉन्स. तो किसी बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी तभी कह पाएंगे, कब कह पाएंगे? ओनली व्हेन इट इज कैरिंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज बॉडी. ठीक है, और कोई बॉडी के अंदर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो तब भी हम कह सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज बॉडी. चलो देखते हैं कैसे. अभी देखो, यहां पे मैंने एक बॉडी डाला, मान के चलो ये स्पेरिकल बॉडी है और इस पे सिर्फ हमको क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस अगर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर लेस हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी. तो ये एक चार्ज बॉडी होगी. ठीक है, और एक यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी डाल लेते हैं और उस पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं. ठीक है, सो इट इज कैरिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो चार्ज बॉडी बिकॉज इट इज कैरिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And this is also charged body because it is carrying less number of electrons. Simple है. So 8 point क्या represent कर रहा है? Charged body को represent कर रहा है. ठीक है. Now 9th point. If any body carries more number of electrons, such type of body is called as negatively charged body. मतलब
मैंने सेकंड वाला डायग्राम डाला था उधर, उसमें क्या दिखाया गया था, एक स्फेरिकल बॉडी है और उसपे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो इट इज कैरिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो 9th पॉइंट जो है वो पॉइंट किसका बना रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के बारे में बना रहा है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही 10th पॉइंट, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कोई बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, और वो स्फेरिकल बॉडी पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर इस पे तो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, तो आपको कहना चाहिए मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही और सेइंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक कन्वेंशन बताया था, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी माने, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी वो क्या है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में बात करेंगे। कई जगह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करता है और कई जगह इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट माने रेस्ट पे रहते हुए डिस्ट्रीब्यूट होना सरफेस ऑफ द स्फीयर पे या सरफेस ऑफ द बॉडी पे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को, तो उस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे दिस टाइप ऑफ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। दिस इज योर 10th पॉइंट। मैंने 10वां पॉइंट बना दिया किस पे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे। तो इसको रब करके 11th पॉइंट को जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 11th पॉइंट। अभी ये 11th पॉइंट है क्या, सो 11th पॉइंट में मैं 2 आइडेंटिकल बॉडीज को एग्जाम्पल के द्वारा लेना चाहता हूं। सो कंसीडर 2 आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज माने जो 2 बॉडीज का शेप और साइज सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने सरफेस पे 2 आइडेंटिकल बॉडीज को लिए, ठीक है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। सो बॉडी ए इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्जेस एंड बॉडी बी इज चार्ज विद नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। What they are trying to say in this 11th point, 2 identical bodies, one with positively charged and another one with negatively charged, carrying different masses. तो इन दोनों बॉडीज के जो masses है वो दोनों different है। They are trying to say in this 11th point, मतलब सिंपल है, ma is not equals to mb। अभी हमको ये बताने की mass of A is greater than mass of B और mass B is greater than mass of A। तो उसको जानने के लिए हम लोग 12th पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। We are going to extend the same example. Consider 2 identical masses, one with 2 identical masses. One is called as A and the one is called as B. Now यहाँ पे ज्यादा कम पहले नहीं लेंगे हम लोग। So we are going to consider 2 bodies as neutral bodies and also 2 bodies as non-metallic objects, ठीक है, ताकि जब हम फ्रिक्शन करें तो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो, उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस बॉडी के अंदर ज्यादा है उसके तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स रन करें, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी द फ्रिक्शनल electricity after rubbing 2 bodies, ठीक है। So now there is no frictional electricity
तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? कुछ भी नहीं है, बिकॉज टू ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल. सो व्हेन ऑब्जेक्ट ए इज रब्ड विद ऑब्जेक्ट बी, वी डोंट नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मान के चलो वी हैव 20 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू बॉडी बी एज वेल एज 20 पेयर्स इन द बॉडी बी. मीन्स 20 पेयर्स, यहाँ पे 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 20 प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर मेकिंग 20 पेयर्स in body B as well as body A. Now this is made up of glass and this is made up of silk. Imagine that. So silk object is rubbed with glass. What will happen? Glass will be having positively charged. ठीक है? And this will be having negatively charged. So positively charged माने क्या इसमें से जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे सिल्क पे जाके बैठेंगे? सो जरूरी नहीं है. हो सकता है कि सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठे और 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो बचे हैं वो 5 प्रोटॉन्स के साथ पेयर बना के न्यूट्रल, उतना ही हिस्सा न्यूट्रल बना के बाकी के 15 प्रोटॉन्स इस पे सरफेस पे आ जाएं. तो तब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कम है. और हो सकता है कि सारे के सारे 20 इलेक्ट्रॉन्स भी बॉडी बी पे जा सकते हैं. तब आप कह सकते हो कि नो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द body A, then that body is also called as positively charged. ठीक है? तो इसको बना के चलते हैं सेकेंड सिनेरियो में आफ्टर फ्रिक्शन. ठीक है? So when body A is rubbed with body B, when body A is rubbed with body B, body A will loses its electron. Okay? The number of electrons present inside body A is 20 and body B is also 20. Since electrons present inside the body B is not getting lost, okay, as well as protons present inside body B is also not getting lost. Only the electrons present on the body A will be going to move from body A to body B. So देख लो यहाँ पे. So this is body A. Now the number of protons present on the body A will be 15. ठीक है? तो इसमें बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 और 5 प्रोटॉन्स, ये दोनों मिला के इतना हिस्सा न्यूट्रल बना रहे हैं. बाकी के जो 15 प्रोटॉन्स थे, जो 15 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे थे, वो सरफेस पे चले गए. एंड द रिमेनिंग 15 इलेक्ट्रॉन्स गॉट एडेड हियर. कितना? 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 15. So extra 15 electrons have got added here. ठीक है? 15 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड कर दिया हमने. और here is the 20 pairs inside, which is having 20 protons and 20 electrons. So the masses of proton inside this is 20 protons as well as 20 electrons. The newly added electrons will be, how much it is? 15 electrons. So this is the added number inside body B. Okay, this is body B and this is body A. Now the present number of protons, mass of this object is, having present number of protons is कितने? 20 protons. And the mass of electron is having only 5 electrons. The remaining 15 electrons carrying its mass has added to the body B. मतलब ये हो गया कि जो मास इलेक्ट्रॉन्स का बॉडी A में था, जो 15 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी B में जाके ऐड कर गए, तो वहां पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गया. So by this way the mass of the object B will be greater, slightly greater than the mass of the object A, but it is substantial, it is not visible. ठीक है? तो ये सिर्फ मानने के लिए, ना कि वो visibly दिखता है. So we can say that by this mass of the object A is greater than the mass of the object B is greater than the mass of the object A. My dear kids, first concept is over.
it was usage of modern concept of matter in electrostatics. तो दूसरा जो कंसेप्ट है वो किस चीज पे आधारित है? जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे दो टर्म्स यूज करते हैं तो हम किस आधार पे करते हैं? We used to say that अगर दो डिफरेंट मटेरियल चार्ज्ड है और एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो हम कहते हैं देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर सेम नेचर ऑफ मटेरियल है या सेम मटेरियल्स हैं जो कि चार्ज्ड है एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो हमको देखने में मिलता है देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इससे हम कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इस पे जब रिसर्च कर रहे थे, फाइन, आफ्टर थेल्स ऑफ मिलिटस, विलियम गिलबर्ट, इन लोगों ने बहुत सारा वर्क करके रखा था, लेकिन इस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो स्पेसिफिक वर्क था, इट इज बेस्ड अपॉन वन क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस? सो यही हमारा सेकंड कंसेप्ट है, हाउ कैन यू शो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस हैं, ऐसे आप कैसे बता सकते हो? सो बेसिकली ओबियस है, एग्जाम्पल से ही बताएंगे। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। नाउ ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ऐसे बेसिकली दो एग्जाम्पल्स लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सो इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, टू एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाइन। सो ये जो साइंटिस्ट है, इस बंदे ने दो एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। एक था एक्सपेरिमेंट 1, वो रॉड्स पे आधारित था, रॉड्स। सो कैसे रॉड्स? चार्ज्ड रॉड्स, फाइन, चार्ज रॉड्स पे आधारित था। और दूसरा एक्सपेरिमेंट था, ओके, रॉड्स एंड with balls, fine. So he conducted two experiments. One experiment is completely based upon charged rods, and the second experiment is based upon rods and with balls. ठीक है, तो एक वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग क्या था वो। We are going to see one by one. So the first experiment, I am going to start experiment 1. So in this experiment 1, I am going to consider 3 scenarios. How many scenarios? 3 scenarios. 3 scenarios को मैं conduct करूंगा. So the first scenario, okay, so the first scenario is having roof, as well as in the second scenario it is also having roof. In the third scenario it is also having roof. तो रूफ का जो रोल है इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। सो दिस रूफ इज टाइड विद 2 threads and another end of the threads is tied with the glass rod. Here also another glass rod which is tied with the other end of this thread, fine. So these two are glass rod. When these two glass rods is rubbed with silk cloth, basically presently before rubbing these two are neutral, fine. So when these two glass rods are rubbed with silk cloth, ठीक है, imagine that this is silk cloth, fine. So these glass rod will loses its electron to the silk cloth, and this silk cloth
will be with the negative charge, and here there will be positive charge. Fine. ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, प्लस साइंस एंड माइनस साइंस will not be visible on the either on the cloth or on the glass rod. So whenever the glass rod is rubbed with silk cloth, both will get electrified, both will get charged, both will be having the property to attract different material which is charged, which is electrified. जो दूसरा मटेरियल है वो इलेक्ट्रिफाइड है या सेम मटेरियल है वो भी इलेक्ट्रिफाइड है, तो जो इलेक्ट्रिफाइड बॉडीज एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है, तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने सिनेरियो 1 को लिया. दिस इज सिनेरियो 1. सो 2 ग्लास रॉड्स which is tied with the help of threads, and another end of this thread is tied with the roof, and these 2 glass rods are allowed to suspend freely. When these 2 glass rods are rubbed with silk cloth, both will get electrified as well as this silk cloth. But when these 2 glass rods brought near to each other, there will be force of repulsion. There will be force of repulsion. So first इसमें क्या मिलता है हमको सिनेरियो में? फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 ग्लास रॉड्स. ठीक है, इन दोनों ग्लास रॉड्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलता है. नाउ दिस इज another type of charged body. Benjamin Franklin called conventionally the charges present on the glass rod as positive and the charges present on the silk cloth as negative. So he took it as convention. जो भी चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे ग्लास रॉड पे वो पॉजिटिव रहेंगे और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव रहेंगे. ठीक है, नाउ द सेकंड सिनेरियो वी आर गोइंग टू कंसीडर सिनेरियो 2. सो सिनेरियो 2 में क्या होगा? अगेन 2 threads have tied to the roof. The other ends of the thread is tied with the ebonite rod. What type of rod it is? Ebonite, made up of प्लास्टिक कह लो या कोई प्लास्टिक जैसी चीज समझ लो. ठीक है, and when these 2 ebonite rod are suspending freely, when it is tied with the thread, fine, it is rubbed with fur, a type of cloth. ठीक है, ये क्या है? a type of cloth. तो जब फर के साथ एबोनाइट रॉड को रब किया जाता है, द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द फर, स्पेशली नेगेटिव चार्जेस, इट विल बी गोइंग टू रन ओवर द एबोनाइट रॉड. तो एबोनाइट रॉड पे जाके क्या हो जाता है? सारे नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इट मीन्स दैट 2 ebonite rods are negatively charged and the charges present on the fur. Okay, so it will be what type of charges? Positive charges. ठीक है, so the fur is having positively charged body and the ebonite rod is having negatively charged. Here in the glass rod will be carrying positive charge and silk cloth will be carrying negative charge. तो इतना तो पता चला कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस जब भी रहते हैं वहां पे क्या होता है? देयर विल बी अगेन फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बिकॉज द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन द 2 of the ebonite rods is carrying negative charges. Since the nature on the 2 of the rods both are ebonite, so there is a force of repulsion. ठीक है, now I am going to exchange here in scenario 3. Here again I am going to consider 2 threads which is connected with the roof with these ends and the other end having one with glass rod. ठीक है, एक बस glass rod होगा और दूसरा with this end and ebonite rod is tied here. Here is the ebonite rod. See here, in the third scenario, what we took here? We took different materials.
different objects. One is glass rod and the other one is ebonite rod. So when this glass rod is rubbed with silk cloth, okay, this glass rod will get charged, electrified, as well as this silk cloth. And when this ebonite rod is rubbed with fur, so fur is also get electrified as well as ebonite rod. So charges present on the glass rod are positive charges, ebonite rod carrying negative charges. So दोनों को देखा, there is a force of attraction. Fine. Now here the charges present on the silk cloth is negative charge. Okay. So when this silk brought near to the fur, which is carrying positive charges. Fine. तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी force of attraction हुआ. Fine. There is force of attraction between silk and fur, as well as there is force of attraction between glass rod and ebonite rod. तो attraction दोनों में मिला देखने के लिए. But when the fur cloth is brought near to the glass rod, there is a force of repulsion. So by this, Benjamin Franklin came to know that there is same nature of charge present on glass rod as well as fur. And when the silk cloth brought near to the ebonite rod, there is a force of repulsion. So he came to the conclusion with this first experiment that there are two types of charges present on these materials. On the glass rod as well as fur, there is same nature of charge. So by convention he called it as positive charge. On the silk as well as on the ebonite rod, there is same nature of charge, and he called this type of charge as negative charge. So by this experiment, with first experiment, by taking one example, we shown that there are two types of charges present in the nature. Fine. This is simple. Now with the experiment 2, again I am going to consider 3 scenarios. Fine. So experiment 2. So again I am going to take an example of, as I explained, that rods and pith balls. Fine. So scenario 1. So two pith balls are tied with threads at one end, and with other ends here it is tied with the roof. Fine. Now when a positive charged body, say for example a glass rod which is positively charged, brought in contact with this pith ball, what will happen? Here there will be a distribution of negative charges present inside these two pith balls. Okay, there are two pith balls. Fine. The negative charges present on these two pith balls will be going to move towards glass rod to make neutral this body, or to simply make pair with this body carrying positive charges. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन दो पिथ बॉल्स पे प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे पेयर बना रहेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे ग्लास रॉड की तरफ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रन करने के बाद इसमें आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सो विल बी गोइंग टू हैव पॉजिटिव चार्जेस ओवर द पिथ बॉल्स. ठीक है. और मैंने ग्लास रॉड को हटा लिया, तो होगा क्या, यहाँ पे दोनों पिथ बॉल्स पे पॉजिटिव चार्जेस कैरी कर रहे हैं, तो हमको देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा? सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पिथ बॉल्स सिंस बोथ आर कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस. ये तो आपका पहला सिनेरियो हो गया, जिसमें हमने क्या करा, दो पिथ बॉल्स लिए जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और दो पिथ बॉल एक दूसरे से अटैच्ड थे.
अटैच्ड इन द सेंस टेम्पोरली, एक दूसरे से लगे हुए थे, और उन दो पिथ बॉल्स को बांध के हमने रूफ को टाई किया था, ठीक है, दूसरे एंड से। तो जब हमने ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज था पिथ बॉल्स को टच करा लाके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पिथ बॉल्स के अंदर प्रेजेंट थे पेयर बना के, वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ चले गए, ग्लास रॉड की तरफ चले गए, और मैंने ग्लास रॉड को रिमूव किया तो हमको क्या मिला? सो वी वेर कैरिंग positive charges, we were having positive charges on the surface of two pith balls. तो दोनों के अंदर सेम नेचर ऑफ चार्जेस था, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया किसमें? टू पिथ बॉल्स में। सी देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। सो ये हो गया आपका सिनेरियो 1 इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन देखा, ग्लास रॉड को पिथ बॉल के साथ कंडक्ट करवा के, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर सिनेरियो 2। तो सिनेरियो 2 में जैसे मैंने सिनेरियो 1 में ग्लास रॉड लिया था, तो सिनेरियो 2 में मैं एबोनाइट रॉड लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या है? पिथ बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से नजदीक हैं, जस्ट इन टच में है। तो जब मैंने एबोनाइट रॉड से इसको टू पिथ बॉल्स को टच करवाया, व्हाट हैपेंड? द एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द पिथ बॉल, प्रेजेंट ऑन द एबोनाइट रॉड पास्ड ओवर द पिथ बॉल्स की ओर चले गए। तो जब यहां पे चले गए तो हमको क्या मिला? ठीक है, हमको मिला, नहीं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा। सो अगेन पिथ बॉल एक दूसरे से टच में है, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ द पिथ बॉल्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस है वो पिथ बॉल्स पे बना है, ओनली आफ्टर गेटिंग कंडक्टेड विद द एबोनाइट रॉड। तो एबोनाइट रॉड के साथ जब एक दूसरे के साथ टच में आए ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पिथ बॉल्स, यहाँ पे क्या हुआ? एबोनाइट रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, and those electrons have gained by these electrically neutral pith balls. Since two pith balls carrying electrons present on it, so अब क्या होगा? There is force of repulsion. Since these two pith balls carrying same nature of charge, यहाँ पे क्या हुआ? Force of repulsion. Force of repulsion, ठीक है, फॉर माने फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक। ओके, अभी पहले वाले एक्सपेरिमेंट से तो पता ही चला था बेंजामिन फ्रैंकलिन को, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो गया कि ये जो नेचर ऑफ चार्ज है जो एबोनाइट रॉड पे रिसाइड कर रहा है वो कंप्लीटली ग्लास रॉड पे जो नेचर ऑफ चार्ज है उससे डिफर करता है। ही केम टू द कंक्लूजन, मतलब जो ग्लास रॉड पे चार्जेस हैं वो एबोनाइट रॉड के चार्जेस से कंप्लीटली डिफरेंट नेचर के हैं, ठीक है। सो सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 ने बता दिया कि देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, दो तरह के हैं। अभी लास्ट वाला जो सीन है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, वही चीज क्लैरिफाई कर पाता है कि जो चार्जेस एबोनाइट रॉड पे हैं वो ग्लास रॉड पे नहीं है। ये सिनेरियो 3 हमको वेरीफाई करवाता है। वी विल सी दैट scenario 3. So in scenario 3 again हमने क्या किया? यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड थ्रेड लगा के दोनों पिथ बॉल्स एक दूसरे के नजदीक नहीं रखेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक पिथ बॉल्स सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दो पिथ बॉल्स लिए और दोनों को रूफ के साथ अटैच किया और दोनों के बीच में थोड़ा बहुत सेपरेशन हमने रख लिया। नाउ दिस पिथ बॉल when it is come in contact with the glass rod, तो ग्लास रॉड के साथ टच में आने के बाद क्या हुआ? ये पिथ बॉल पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्लास रॉड पे चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पिथ बॉल की ओर निकल गए। और ये जो पिथ बॉल है when it came in contact with the ebonite rod, what happened? It has gained electrons, मतलब it has gained electrons, and now the first pith ball is carrying positive charge, क्योंकि यहाँ पे इससे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे चले गए, सो दिस बिकेम पॉजिटिव चार्ज।
and now the second pitch ball which is having more number of electrons from the एबोनाइट रॉड, उसने गेन करा था। तो एक पिच बॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो जब ये दोनों डिफरेंट नेचर के हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स डालेगा, नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स डालेगा। मतलब नेगेटिवली चार्ज पिच बॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पिच बॉल पे जब फोर्स डाल रहा है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको क्या देखने के लिए मिला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम दूसरे डायग्राम में डाल ले, दूसरे फिगर में डाल ले तो कुछ ऐसा दिखेगा फिगर। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्जेस एंड अदर वन इज कैरिंग नेगेटिव चार्जेस। तो दोनों पे डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज है, वो हमको सिनेरियो 3 से वेरीफाई होता है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि we can show that there are two kinds of charges. So with these two experiments as an example, we've shown that there are two kinds of charges. तो बच्चों अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, थर्ड कंसेप्ट, it will be in the form of question. So that next question will be again, what is इलेक्ट्रिफिकेशन? तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? सर व्हाई यू आर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन अगेन सर? बिकॉज जो आगे के सारे कंसेप्ट्स है ना, इसी से जुड़े हुए। थोड़ा ब्लश कर लेते हैं दिमाग को, क्या है ये? फ्लश नहीं, ब्लश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ये एक प्रोसेस है, ठीक। सो इट इज अ प्रोसेस of making a body to lose or gain, try to understand my point, lose or gain only electrons, not other charge. Positive charge नहीं ना न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल मतलब कुछ चार्ज होता ही नहीं, there is no charge. So my question is, what is electrification? The process in which the process of making a body to lose or gain electrons, ठीक है। तो मैंने एक बॉडी लिया, ठीक है। क्या किया मैंने? एक बॉडी लिया और इस बॉडी को मैंने क्या करा, एक प्रोसेस में इसको इलेक्ट्रॉन मैंने गेन करवाया, ऐसे मैंने किया, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और एक बॉडी है, मैंने इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या है ये? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो सिंपली एक ब्लॉक जैसा चीज लिया, एक को बोल दिया नेगेटिवली चार्ज बॉडी, दूसरे को बोल दिया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए, नेगेटिव चार्जेस दिए, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। और इससे मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिए, मतलब इसने लॉस किया अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या बना? पॉजिटिवली चार्ज। ये गेन किया, बना नेगेटिवली चार्ज। फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू द होम अप्लायंसेस, आप घर में रहते हो, जब आप मिक्सर्स, टेलीविजन, बहुत सारी चीजें यूज करते हो, फैन, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग देयर, वी आर डूइंग इलेक्ट्रिफिकेशन, वी आर गिविंग इलेक्ट्रिफिकेशन आर्टिफिशियली टू द होम अप्लायंसेस, ठीक है। तो होम अप्लायंसेस में जो मिक्सर ग्राइंडर रहता है, ठीक है, टेलीविजन रहता है, फैंस रहते हैं सीलिंग वाले, एंड एक्सेट्रा। व्हाट विल हैपन व्हेन यू गिव हेवी इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देना। हेवी इलेक्ट्रिक चार्जेस डजंट मीन दैट वी आर गिविंग पॉजिटिव चार्जेस टू सच होम अप्लायंसेस। मैंने आपको बोला है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, positive charges will be going to stay at the same position. The
charged body, either it will be going to gain excess amount of electrons. अगर कोई बॉडी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज, और कोई बॉडी लूज करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ जाता है, सो वी कैन से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. नाउ होम अप्लायंसेस में मिक्सर ग्राइंडर हो, टेलीविजन हो, फैंस हो, फ्रिज हो, व्हाटएवर, when you give excess amount of electrons to it, what will happen? That home appliance will be going to get damage. ठीक है, ये हुआ आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस देना. ठीक है, तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हम चार्जेस देते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार मिक्सर ग्राइंडर को समझो कि 25 वोल्ट चाहिए. ठीक है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो 25 को एक्सीड करके अगर आपने 30 दिया या 26 दिया तो मिक्सर ग्राइंडर विल बी गोइंग टू गेट बर्न, इट विल गेट डैमेज. ठीक है, तो हमको 25 ही देना है क्योंकि वो उसकी बाउंड्री है, उसकी लिमिट है, उसकी क्या कहते हैं टॉलरेंस पावर है, तो वहीं तक वो टॉलरेट कर सकता है. स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वहीं तक टॉलरेट कर सकता है मिक्सर ग्राइंडर. कहां तक? 25 वोल्ट तक. उसके आगे जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो अगर मैंने एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया तो आर्टिफिशियली बढ़ा दिया तो वो जल गया, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, उतना अमाउंट ऑफ नहीं दूंगा क्योंकि मेरा जो होम अप्लायंस है मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन. अब ये जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन में हम बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं. समझो टेलीविजन है, उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, उसको हेवी डिस्चार्ज आ जाता है. कहां से? पोल्स. इफ हेवी इलेक्ट्रिसिटी विल कम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स टू द टेलीविजन, तो वहां पे क्या करते हैं हम, मीटर, जो मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वहां पे कुछ ऐसा एडिशनल आइटम बिठा देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है वहीं पे जल जाए, अगर थोड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ जाए आर्टिफिशियली, सो स्टेबलाइजर फिट करते हैं. टेलीविजन हो, फ्रिज हो या कोई भी होम अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट गेट बर्न्ड, सो वी आर यूजिंग स्टेबलाइजर्स. ठीक है, ये वाला चीज यूज करते हैं. और एल्स देयर इज अ सेकंड मेथड, rather than applying additional items to the, क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक मीटर और एल्स हमारा जो स्टेबलाइजर्स है उसको यूज किए बिना हम लोग एक और रास्ता यूज करते हैं, दैट इज ग्राउंडिंग, अर्थिंग. ठीक है, अर्थिंग जो यूज करते हैं हम, वो किस लिए यूज करते हैं? टू प्रोवाइड सेफर पैसेज टू द excess amount of electricity to move directly towards earth. मतलब जो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बहुत ही संख्या में है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स को डैमेज करते हैं तो उसको हम लोग नहीं करने के लिए क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अर्थ की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज उसका जो क्या कहते हैं, अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रहता है, इट इज इनफाइनाइट. इट कैन एब्जॉर्ब enormous number of electrons inside it. ठीक है, so earthing is the another option to avoid any kind of damages to your electrical circuits or else home appliances. So what is earthing basically? Earthing is nothing but it is the process in which we allow excess amount of electric charges to move towards ground. Fine. तो अगर यहाँ पे समझ के चलो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मैं ऐसे सिंबल यूज करके क्या करूंगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेस अमाउंट में है वहां यहाँ पे नीचे ग्राउंड को फ्लो करवाऊंगा. सो दिस इज नथिंग बट अर्थिंग, ग्राउंडिंग. सो दिस इज विद द आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन. अभी समझो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन छोड़ के नेचुरल वाली बात आ जाती है, नेचुरल इलेक्ट्रिफिकेशन. व्हाट इज नेचुरल इलेक्ट्रिफिकेशन? बेसिकली इट इज लाइटनिंग, मतलब बिजली कड़कना. ओके,
सो जब नेचुरल वाली इलेक्ट्रिफिकेशन चीज आ जाती है, नेचुरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों होता है, कैसे होता है, एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। फाइन। सो बेसिकली ग्राउंडिंग तो होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हेल्प करता है, इवन दो स्टेबलाइजर्स विल बी गोइंग टू हेल्प टू द नॉन लिविंग थिंग्स, टू द आई मीन टू से होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो वी आर यूजिंग अर्थिंग आइदर, और एल्स we are using stabilizers, or else we are using additional items at the electric meters at our home. Fine. But when it comes to the human beings lives, because ये जो natural electrification है ना, lightning वाला, it will take lives, means बहुत सारे लोगों को मारता है। तो lightning basically क्या है, we are going to study that. What is lightning? ठीक है, lightning is nothing but इलेक्ट्रिकल हेवी, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हेवी नंबर्स में रहेंगे, ठीक है, टू मच नंबर्स, इलेक्ट्रिकल हेवी डिस्चार्ज। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट इलेक्ट्रिकल हेवी चार्ज, इलेक्ट्रिकल हेवी डिस्चार्ज। अभी डिस्चार्ज क्या होता है, चार्ज वर्सेस discharge means if you are giving excess number of electron to the body, it will be charged, or if this body is losing electrons, this is also charged. But when electrons are losing quickly and randomly, okay, within no time, so वो चार्ज बॉडी को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है कहते हैं। फाइन। So body is getting discharged quickly. Now, in case of lightning, what is happening? You know, electrical heavy discharge is taking place. तो दो clouds होते हैं, दो clouds are okay. Those are moving in the space. When these clouds will collide with each other, इसमें क्या रहेंगे? Unequal number of electrons have been distributed in this clouds. So after getting collision there will be big friction, ठीक है, in between clouds. Therefore frictional electricity, I mean to say negative charges, will try to escape from cloud to cloud, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लाउड टू क्लाउड मूव करने की कोशिश करते हैं, कब, after getting fricted, or else another passage will be cloud to ground. So after getting fricted by these two clouds, you know, there will be electrical heavy discharge will takes place. Heavy electrical discharge कह लो या electrical heavy discharge. Fine. So there will be two passages to the electrical heavy discharge. One will be cloud to cloud, another one will be cloud to ground. Cloud to cloud जो होता है वहां पे क्या होता है, lightning हमको दिखाई देता है. We used to see in the clouds, बिजली लाइट जैसा दिखाई देता है और बाद में आवाज सुनाई देता है, ठीक है। और जो बिजली क्लाउड टू ग्राउंड आती है वो कितने सारे घर को तोड़ के चली जाती है, स्पेशली मिट्टी वाले घर. सो इट विल बी ब्रोकन लाइक एनीथिंग. बट इन केस ऑफ आरसीसी बिल्डिंग्स व्हाट विल हैपन, यू नो, जो भी बिजली आती है द लाइटनिंग विल कम, दैट लाइटनिंग विल पासेस थ्रू द पिलर्स ऑफ द आरसीसी बिल्डिंग इन विच देयर आर आयरन रॉड्स विल बी फिटेड इन द पिलर्स. तो वहां पे उसको एक पैसेज मिल जाता है. कहां पे, आरसीसी बिल्डिंग में जो पिलर्स होते हैं उस पिलर्स में आयरन रॉड्स होते हैं ना, उससे ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या लाइटनिंग है एंटर करके ग्राउंड में चली जाती है. सो इंसान एक घर के अंदर बहुत ही सेफ रहता है जब भी लाइटनिंग होती हो. लेकिन अगर यही इंसान पेड़ के नीचे खड़ा है, सो ही विल बी नॉट सेफर. Try to understand my point. A person standing below the tree is not safer than the person who is sitting in the
होम और केज। तो होम वाला तो मैंने एग्जांपल बोला, और केज वाला क्या है? केज इज नथिंग बट अ कार, या बस कह लो या ट्रक कह लो। सो इफ पर्सन इज सिटिंग इन द बस, केज और कार, सेम थिंग हैपन एज लाइक हैपेंड इन द हाउस केस। जब भी लाइटनिंग आके कार पे गिरती है तो कार से पास होके क्या होता है? इट विल बी गोइंग टू मूव थ्रू द केज ऑफ द मेटालिक बॉडी ऑफ दैट कार। तो उससे गुजरते हुए टायर से पास होते हुए सीधा ग्राउंड में चली जाती है। तो उस वक्त हमको एब्रप्टनेस करके या क्विकली कार से नहीं उतरना चाहिए। सो वी शुड स्टे इन द कार एटलीस्ट फॉर 2 to 3 hours, simply to avoid to get electric shock। क्योंकि जब कार से लाइटनिंग पास होती है अप टू 10 मीटर, 5 to 10 मीटर्स, उसका जो हेवी डिस्चार्ज है ना, वो स्प्रेड हुआ रहता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यू नो, अराउंड द कार। मतलब अगर एक 5 मीटर से 10 मीटर मैं रेडियस बना लूं कार के इर्द गिर्द, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? हेवीली डिस्चार्ज्ड और सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, रिसाइडेड रहेंगे अप टू 2 to 3 hours। So you should not come outside quickly whenever the lightning will takes place over the car। आप बच तो गए हो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आप जैसे ही किसी मेटालिक बॉडी को छू गए, आपकी जान चली गई। तो आपको क्या करना है? मेटालिक बॉडी को छू गए माने यू कैन टच टू द डोर ऑफ द कार, बट यू कैन नॉट टेक योर स्टेप्स आउटसाइड ऑफ द कार। जैसे ही आपने ग्राउंड को टच करा, जान चली गई। मैं इस पे एक वीडियो अपलोड करूंगा कि जब भी लाइटनिंग होता है कार पे, उससे कैसा बचा जाए। फाइन, इससे एक वीडियो है और उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, वरना नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा, ठीक है? तो बेसिकली आप चीज समझने की कोशिश करो। थ्रू द लाइटनिंग केज कैन प्रोटेक्ट यू as well as the house can protect you, but inside tree whenever you stand, the lightning will takes place. First of all, the lightning will enter into the tree, as well as when it is entering the ground, तो जब वो ग्राउंड में जाता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के सरफेस पे फैल जाएंगे। आई मीन टू से 5 to 10 मीटर रेडियस अराउंड द ट्री, और आप ट्री के नीचे खड़े रहोगे उसी रेडियस के बाउंड्री के अंदर। सो यू विल गेट चार्ज, सो यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक, और वहीं पे डेथ हो जाएगा आपका। यू गॉट माई पॉइंट? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने बताया, आर्टिफिशियल और नेचुरल का फर्क समझाया, एंड द लाइटनिंग इम्पैक्ट ऑन द मैन who is standing below the tree, as well as who is sitting inside home, as well as that person when he is sitting in the cage, for example cars, buses, so he will be safer. A person who is sitting in the cage or house will be safer than the person who is standing below the tree against lightning. So this is the answer. Fine. So discharge भी मैंने बताया क्या होता है। तो बच्चों 3 कंसेप्ट हो गए, और ये आपका चौथा कंसेप्ट। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। कंसिडर 3 चार्ज बॉडीज, ठीक है? A, B, C। तो बॉडी A, बॉडी B और बॉडी C, 3 ऑफ द बॉडीज आर चार्ज्ड, ठीक है? इफ A एंड B रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है? A and B are repelling each other, and A attracts C. A attracts C. यहाँ पे force of repulsion है, और यहाँ पे क्या है? force of attraction है। Fine. What is the nature of force between B and C? अगर A C को attract कर सकता है, तो B C को भी attract कर सकता है। So, what type of nature will be here present? Force of attraction. Fine. And because of B and C
बोथ आर कैरिंग डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस, क्योंकि ए और बी सेम नेचर ऑफ चार्ज है, तो सी वाला डिफरेंट नेचर है, इसीलिए ए को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सी जो भी नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट कर रहा है इस पे, वो बी को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर है, तो अगर ए को अट्रैक्ट कर सकता है तो बी को भी कर सकता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आंसर ऑफिशियली कैसे लिखोगे? देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B and C, because the nature of force between B and C is opposite to, simple। जब opposite nature of force है तो क्या होगा? Force of attraction होगा, simple। So my dear kids, this is the fifth concept। Again I am keeping this concept in terms of question। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? Can ever the whole charge of the body be transferred to the other? If yes, how? And if not, why? बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या एक बॉडी से, समझो ये बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इसमें से सारे चार्जेस कंप्लीटली निकाल के दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो इसके लिए एक हमको स्पेसिफिक कंडीशन बनाना पड़ेगा। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, आंसर बताऊंगा, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ कंडक्टर व्हिच इज अगेन एनक्लोज्ड। दिस कंडक्टर शुड बी चार्ज्ड, ठीक है, ये चार्ज्ड बॉडी है एंड दिस शुड बी एनक्लोज्ड विद अनदर कंडक्टर, फाइन, एंड देयर शुड बी अ कनेक्टिविटी बिटवीन दिस चार्ज कंडक्टर and another conductor। Say for example this is not charged, neutral, right? तो इसमें कनेक्टिविटी किससे दी है मैंने? With the wire, ठीक है। This is inner conductor and this is outer conductor। Now what will happen? All the charges present inside this inner charge body, fine, negatively charge body, say for example, okay, so all the electrons, how many are there? 5, 14, make 50, all the 15 electrons present inside, okay, on the inner conductor will be going to move through this wire and come on the surface of the outer conductor। कैसे आएगा? यहाँ पे और एक डायग्राम में मैं डाल के दिखाता हूं, ठीक है। So all the electrons present inside on the surface of inner conductor will be going to present on the outer surface of the outer conductor। Why? Because there is a property, ठीक है, 11th या 12th प्रॉपर्टी होगी in the properties of charges। So उसमें बताया गया क्लियरली, जो भी चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस, those charges will not be going to reside inside the conductor, those charges will come on the surface of the conductor। तो प्रॉपर्टीज में मैंने पहले ही कन्वेंशनली बता दिया था कि जो भी चार्जेस अंदर रहेंगे वो अंदर नहीं रह सकते, वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे आके रहते हैं। सो द चार्जेस विल नॉट रिसाइड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर बट इट विल कम ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो ये जो आउटर कंडक्टर है, ये आउटर बॉडी है, वो क्या करता है? इट विल एक्ट लाइक अ आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर एंड दिस इनर कंडक्टर इट विल बी इनसाइड पार्ट ऑफ द होल कंडक्टर, ऐसे एक्ट करता है। तो सारे चार्जेस इस वायर के द्वारा कंडक्ट होके सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे आ जाते हैं। सो दिस इज द आंसर, सिंपल। माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू फेल्ट बेस्ट, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो ये जो वीडियो है बच्चों, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। वो इस डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं या आउट ऑफ द स्टेट हो सकते हैं, कहीं भी आपके फ्रेंड्स हो क्लास 11 और क्लास 12 के, दिस बेसिकली बिलोंगिंग टू क्लास 12 और क्लास 11 जो भी जूनियर्स हैं, उनको भी आप ट्राई कीजिए ये वीडियोस भेजने के लिए, बिकॉज इन वीडियोस पे मैं बहुत मेहनत करता हूँ।
सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो जो बेल वाली घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, so you will get all the notification regularly. Thank you.